दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन खर्च करके चैट जीपीटी की परमानेंट कंपनी ओपन एआई का 70% स्टेक एक्वायर कर लिया है। लेकिन क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने माइक्रोसॉफ्ट की खबर कब सुनी थी? बिल गेट्स के जाने के अगले 10 से 12 साल स्टीव बॉलमैन ने बहुत स्ट्रगल किया और माइक्रोसॉफ्ट बर्बाद होने लगी थी। लेकिन तभी सत्या नडेला को 2014 में माइक्रोसॉफ्ट की कमांड मिली और आज 9 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये कैसे किया और क्या 21वीं सदी भी उन्हीं की है? आइए जानने की कोशिश करते हैं हम आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस के बारे में डिस्कस करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट को दो चीजों ने बर्बाद किया, एक था विजन का ना होना और दूसरी थी उनकी ईगो। माइक्रोसॉफ्ट ने जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन्वेंट किया था तो उसने दुनिया बदल कर रख दी थी। आज हम किसी भी दफ्तर या स्कूल में बिना उसके रह नहीं सकते। इसके साथ साथ वो विंडोज लाकर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पहले ऐसा कर चुके थे और लगभग 95% मार्केट शेयर उन्हीं का हुआ करता था। लेकिन जब 2000 का दशक शुरू हुआ तब माइक्रोसॉफ्ट ने कोई नई इन्वेंशन नहीं की, बल्कि वो बाकी कंपनी से कम्पीट करते रहे। जब सोशल मीडिया कंपनीज खड़ी होने लगी तो वो एमएसएन ले आए थे, आईपॉड के जवाब में जूम, आईफोन के जवाब में विंडोज फोन और गूगल के मुकाबले में बिंज। माइक्रोसॉफ्ट कभी भी इन कंपनीज को बीट नहीं कर सकता था क्योंकि इन्हीं कंपनीज ने इंडस्ट्रीज को बदला था। जब आईफोन लॉन्च हुआ तब जाकर दुनिया में स्मार्टफोन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, लेकिन विंडोज फोन से उस मार्केट के बिहेवियर में कोई खासा बदलाव नहीं आया। यही बाकी सेक्टर्स में भी माइक्रोसॉफ्ट का हाल था, लेकिन क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को ये समझ नहीं आ रहा था और ना ही उनके पास कुछ नया करने का विजन बाकी था, इसलिए वो इस कंपटीशन में घुसते रहे। उन्होंने स्काइप को एक्वायर कर लिया, आउटलुक और कोर्टना जैसे प्रोडक्ट्स को पुश करते रहे और सालों तक अपना मजाक उड़वाने के बाद भी उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद नहीं किया था। ये माइक्रोसॉफ्ट एक हारी हुई माइक्रोसॉफ्ट थी जिसके पास कोई विजन या स्ट्रेटजी नहीं थी। इसी बीच 2014 में सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट की कमान दे दी गई और माइक्रोसॉफ्ट के अच्छे दिन आ गए। सत्या नडेला मार्केट को समझ रहे थे, वो देख रहे थे कि पिछले 10 साल से माइक्रोसॉफ्ट कंज्यूमर्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है और बुरी तरह फेल हो रही है। सत्या ने जल्दी से सभी नई चीजें कैंसिल कर दी। उन्होंने विंडोज और एमएस ऑफिस को भी एंड यूजर के लिए फ्री कर दिया ताकि उनका पूरा फोकस एक दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए। सत्या ने ये सोचा था कि आज कंपनीज और सर्विसेज तो बहुत है, लेकिन उन्हें मैनेज कौन करेगा? जिस तरह Amazon वेब सर्विसेज वेबसाइट्स को होस्ट करती हैं और उनका डेटाबेस संभाल कर रखती हैं, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने भी Azure लॉन्च कर दिया। यहाँ फायदा ये था कि जहाँ AWS को सिर्फ हाई पेइंग क्लाइंट्स ही अफोर्ड कर पाते थे, वहीं Azure की प्राइसिंग ऐसी की गई थी कि छोटी टीम्स वाले स्टार्टअप्स भी इसे यूज कर सकें। Azure ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जिस वजह से वो एक बड़ा हिट रहा। इस तरह ब्राउजर के स्पेस में भी सत्या ने क्रोम से लड़ना छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया और उसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज लॉन्च किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोसॉफ्ट एज को गूगल के ही ओपन सोर्स ब्राउजर क्रोमियम के कोड को इम्प्रूव करके बनाया गया। और अगर आज टेस्टिंग रिजल्ट्स की बात करें तो आज क्रोम और फायरफॉक्स के मुकाबले माइक्रोसॉफ्ट एज कम रैम इस्तेमाल करता है। इसके बाद सत्य की सबसे बड़ी बेट थी चैट जीपीटी और ओपन एआई, लेकिन उन्होंने इसमें भी डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं किया। सबसे पहले जब ओपन एआई सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट फेज में था तब माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उनमें की थी। ओपन एआई के फाउंडर सैम अल्टमैन का कहना है कि न सिर्फ इसमें उन्हें फंडिंग्स मिली, बल्कि साथ ही साथ उन्हें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की क्लाउड कंप्यूटिंग पावर का भी एक्सेस मिल गया, जिससे चैट जीपीटी की प्रोडक्शन और रिलीज की प्रोसेस इतनी स्मूथली की गई। जब चैट जीपीटी का क्रेज पूरी दुनिया में फैल गया तब जाकर माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और की। आज माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी का पूरा फायदा उठा रहा है। उन्होंने इसे अपने सर्च इंजन बिंज के साथ इंटीग्रेट कर दिया था, लेकिन ये पहले ही दिन अवेलेबल नहीं था, बल्कि आपको अगर इसे यूज करना है तो एक वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करनी पड़ती थी। सिर्फ 48 घंटे में ही वो विश लिस्ट 10 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर ली थी। आज माइक्रोसॉफ्ट बिंज इसे एक नए हथियार के साथ गूगल सर्च को टक्कर दे रहा है, जो कि आज से 2 साल पहले कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। गूगल ने भी इसके रिस्पांस में गूगल बार्ड नाम से एक अपना एआई लॉन्च किया था, लेकिन उसका लॉन्च इवेंट इतना खराब हुआ और वो चैट जीपीटी के मुकाबले इतना कमजोर दिख रहा था कि गूगल के शेयर्स में $100 बिलियन की गिरावट दर्ज की गई। आज भी गूगल का 60% रेवेन्यू उनकी सर्च से आता है और आज माइक्रोसॉफ्ट उनके मार्केट शेयर्स को खाने के लिए तैयार बैठा है। सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के सोशल मीडिया वाले सपने को भी जाने नहीं दिया।
और लिंक्डइन को एक्वायर कर लिया। जहां लोग ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम को बड़े सोशल मीडिया जायंट्स मानते हैं, वहीं वो लिंक्डइन की पावर को भी नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि दुनिया भर के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए लिंक्डइन आज उतना ही जरूरी है जितना कि एक फोन नंबर। लिंक्डइन के बिना कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इमेजिन करना अब तो मुश्किल है, और ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट का इस रास्ते से सोशल मीडिया के मार्केट में घुसना काफी स्मार्ट कदम माना जा सकता है। तो आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी कंज्यूमर बिजनेस बाकी है, जिसमें विंडोज से लेकर एक्सबॉक्स शामिल है, वो सारा का सारा न सिर्फ प्रॉफिटेबल है बल्कि कंपनी के रेवेन्यू के एक बहुत ही छोटे से हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। माइक्रोसॉफ्ट के पिछले क्वार्टर में प्रोडक्टिविटी और बिजनेस प्रोसेस में 16.5 बिलियन और इंटेलिजेंट क्लाउड से 20.3 बिलियन डॉलर्स कमाए थे, जबकि उनके कंज्यूमर बिजनेस, जिसे पर्सनल कंप्यूटिंग की कैटेगरी में डाला जाता है, उससे उन्होंने 13.3 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। यानी अगर माइक्रोसॉफ्ट कल के दिन अपना पूरा कंज्यूमर बिजनेस बंद भी कर देता है तो वो फिर भी $1 ट्रिलियन कंपनी बन के सर्वाइव कर सकती है। माइक्रोसॉफ्ट की अच्छी बात यह है कि उन्होंने इंटेल वाली गलती नहीं की। आपको याद ही होगा कि कुछ साल पहले हर कंप्यूटर के अंदर इंटेल की ही चिप्स लगाई जाती थी और किसी दूसरी कंपनी का नाम तक लोगों को नहीं पता था। लेकिन अब AMD ने आकर जब से मार्केट कैप्चर करना शुरू किया है, इंटेल की हालत खराब है और ना ही उनके पास कोई दूसरा मार्केट है जिसमें पीवट करके वो बिजनेस को बचा ले। सत्या नडेला ने बहुत ही चतुराई और स्किल के साथ माइक्रोसॉफ्ट नाम के शिप की दिशा को मोड़ दिया है और अब ये एक कंज्यूमर बिजनेस ना होकर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस बनना चाह रही है। ये लोग आपको टूल प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो भी बिजनेस बनाना है वो उन्हीं को बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट की इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब कोई बड़ा प्लेयर कंज्यूमर मार्केट को हथियाने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, तब छोटी कंपनीज को आगे आने का स्पेस मिलता है और वो कुछ नया करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पास ये एडवांटेज भी रहेगा कि उनका बैंक अकाउंट हमेशा ही भरा रहने वाला है, जिससे कि अगर ओपन AI जैसी और कोई कंपनी भी अगर कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी उसके पास लेकर आते हैं तो वो उन्हें भी अपने इकोसिस्टम में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब माइक्रोसॉफ्ट ने खुद को इतना फ्री भी कर लिया है कि अब वो नए सिरे से प्रोडक्ट्स डिजाइन करने की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जिससे सालों के लॉसेस सहने के बाद जब एप्पल ने आईफोन के साथ वापसी की थी तो पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर दिया था। उसी तरह मुमकिन है कि माइक्रोसॉफ्ट भी अब तभी एक धमाकेदार प्रोडक्ट लॉन्च करे जब उन्हें उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा हो और वो अपने समय से आगे की चीज हो। यहाँ पर कई बार चैट GPT का जिक्र भी आया है और जहाँ हमने माइक्रोसॉफ्ट की इतनी तारीफ की है, वहीं हमने उस पर लग रहे इल्जामों के बारे में भी बात करनी होगी। ओपन AI को पहला सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बल्कि एलोन मस्क ने दिया था और मस्क का कहना है कि उनसे कहा गया था कि ओपन AI एक ओपन सोर्स कंपनी होगी जो अपना कोड पूरी दुनिया के साथ बांटेगी ताकि कोई भी उसे स्टडी कर सके और उस कोड को इम्प्रूव भी कर सके। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने चैट GPT को खरीद लिया है और अब ये ओपन सोर्स नहीं है। एलोन के मुताबिक न सिर्फ ये गलत है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि चैट GPT कैसे काम करता है, उसकी टेस्टिंग कैसे हुई है, उसे क्या सिखाया गया और क्या वो इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत सारे लीडिंग फिगर्स इस समय AI और उसकी डेवलपमेंट पर सवाल उठा रहे हैं और एलोन मस्क ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि AI इतनी तेजी से डेवलप हो रहा है कि हमें तब तक के लिए इसकी डेवलपमेंट पर रोक लगा देनी चाहिए जब तक हम इसे संभालने और उसे समझने के लिए रेलेवेंट टूल्स, लॉस और गाइडलाइंस नहीं बना सकते। ये एक लंबी बहस है, लेकिन अगर आप इस पर भी एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।